दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह आज इस एपिसोड में भी आपको कुछ कमाल की खबरें सुनने को मिलेगी। बॉलीवुड में एक हीरो है जो खुद ही खुद को सुपरस्टार मानता है, जो टाइगर श्रॉफ की सस्ती कॉपी है, जिसे उछल कूद करने के सिवाय कुछ नहीं आता और उसका नाम है विद्युत जामवाल। गए फ्राइडे को उसकी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है IB71 और भाई साहब इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 1 करोड़ रुपए का। आप यकीन करें, जिस दिन फिल्म पठान रिलीज हुई थी तो जो साइकिल स्टैंड की कमाई थी वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर है। और आप यकीन करें कि ये पहली फिल्म है बॉलीवुड की जिसको 12 निर्माताओं ने मिलकर 50 करोड़ रुपए में बनाया था। इस फिल्म की टोटल रिकवरी होगी तकरीबन 10 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए का इन 12 निर्माताओं को नुकसान होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर विद्युत को सपोर्ट भी करते हैं, वो उसको आउटसाइडर कहते हैं। हालांकि वो आउटसाइडर नहीं है, उसके मामे चाचे ताए सब बॉलीवुड से ही हैं। चलो मान लिया जी कि वो आउटसाइडर है, लेकिन आउटसाइडर का मतलब ये थोड़ा ही है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आएगा और वो सुपरस्टार बन जाएगा। भाई अगर आउटसाइडर है तो भी उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसको एक्टिंग आनी चाहिए, उसको उसका काम आना चाहिए। अगर किसी एक्टर को अपना काम ही नहीं आता तो कोई भी उसकी फिल्म क्यों देखेगा? और जो लोग भी सोशल मीडिया पर विद्युत को सपोर्ट करते हैं वो भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाते। तो भाई साहब जब आप उसकी फिल्म देखने ही नहीं जाओगे तो जाहिर सी बात है उसका कैरियर तो खत्म होना ही है। इस फिल्म के साथ उसका कैरियर खत्म ही समझिए आप। इस फिल्म की एक प्रॉब्लम तो ये थी कि इसका हीरो था विद्युत जामवाल और इसकी सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें था अनुपम खेर। आज की तारीख में अनुपम खेर पब्लिक में इतना बदनाम है कि अगर उसका चेहरा पोस्टर पर आ जाए तो पब्लिक पहले ही डिसाइड कर लेती है कि भाई साहब ये फिल्म नहीं देखनी है, बात खत्म। और ये पब्लिक की नफरत अनुपम खेर ने खुद कमाई है। पिछले 10 सालों से वो इस कदर ड्रामा कर रहा है कि बच्चे को भी समझ में आता है कि भाई ये आदमी झूठा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और कहा था कि ये तो ड्रग्स पेडलर है और छोटा मोटा ड्रग्स पेडलर नहीं है भाई साहब, इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलर है। और आर्यन को समीर ने गिरफ्तार किया था एक तो फेमस होने के लिए और दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि समीर ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे थे आर्यन को छोड़ने के लिए। यानी कि आर्यन खान को अरेस्ट करने से पहले ही समीर को पता चल गया था कि भाई पब्लिसिटी भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे, यानी कि 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। और आप यकीन करें उस आदमी ने आर्यन पर इतने खतरनाक इल्जाम लगाए थे कि भाई साहब 28 दिन तक उस लड़के को जमानत नहीं मिली थी। 28 दिन तक वो लड़का आर्थर जेल में क्रिमिनल्स के बीच में रहा। 28 दिन तक उस लड़के ने बिस्किट पानी में भिगो भिगो कर खाए और जिंदगी गुजारी। और मैंने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि समीर वानखेड़े ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तूने पब्लिसिटी के चक्कर में बहुत बड़े आदमी पर हाथ डाल दिया है, इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। और वो भविष्यवाणी मैंने इसलिए की थी, देखिए कि अगर समीर वानखेड़े शाहरुख खान पर भी हाथ डालता, शाहरुख खान के साथ भी ऐसा हो जाता तो मैं कहता हूं कि शायद शाहरुख भूल जाता। लेकिन शाहरुख खान के बेटे को उसने 28 दिन तक जेल में रखा। आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त शाहरुख खान पर क्या बीती होगी। भाई साहब मैं शाहरुख खान को जानता हूं, शाहरुख खान 28 दिन तक सोया नहीं होगा, शाहरुख खान 28 दिन तक खून के आंसू रोया होगा। उस वक्त में शाहरुख खान के लिए एक एक रात कयामत की रात थी जब उसका जवान बेटा क्रिमिनल्स के बीच में 28 दिन तक जेल में बंद था। और भाई साहब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे को क्रिमिनल घोषित करने की कोशिश की। अगर वो क्रिमिनल साबित हो जाता तो जिंदगी में उसे ना लंदन का वीजा मिलता ना अमेरिका का वीजा मिलता। आप समझिए कि समीर ने पूरी कोशिश की थी कि उस लड़के का कैरियर बर्बाद हो जाए, उसका फ्यूचर तबाह हो जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि शाहरुख खान उस आदमी को कैसे माफ कर सकता है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर शाहरुख खान के 1000 करोड़ भी खर्च हो जाएंगे, 2000 करोड़ भी खर्च हो जाएंगे, तब भी वो समीर को माफ नहीं करेगा। और समीर दूध का धुला हुआ तो है नहीं। आप मुझे बताइए, एक आदमी जिसकी कुछ 1000 तनख्वाह है उसके 29 ठिकानों पर छापे पड़े, यानी उस आदमी के पास 29 ठिकाने हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना माल इस आदमी ने बनाया है और ये सारी दौलत इकट्ठा करने के लिए समीर ने कितना करप्शन किया होगा। तो जाहिर सी बात है समीर को ये पता होना चाहिए था कि उसने जिंदगी में क्या किया है और वो कैसे बच सकता है। तो समीर वानखेड़े साहब मैं आपको फिर यही कहूंगा कि आपने जो किया था वो बहुत ज्यादा गलत किया था और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई साहब आप सभी को पता है कि भोला के क्लाइमैक्स में आखिरी सीन में अभिषेक बच्चन आता है और कहा
यह जा रहा था कि भाई भोला 2 बनेगी जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन 1-1 होंगे, यानी उस फिल्म के बाद अभिषेक बच्चन सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन भोला इतनी बड़ी डिजास्टर हुई कि अजय देवगन सपने में भी नहीं सोच सकता भोला 2 बनाने की। लेकिन अभिषेक बच्चन अभी भी उम्मीद कर रहा है कि अजय देवगन भोला 2 बनाए उसके लिए। अरे भाई साहब, अभिषेक भाई आप इतना तो सोचिए कि अजय देवगन का 75 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और आपको भोला 2 की पड़ी है। अरे भाई साहब, माफ कर दो उस बेचारे को। तो दोस्तों, भोला इतनी बड़ी डिजास्टर हुई है कि अजय देवगन सपने में भी भोला 2 बनाने की नहीं सोच सकता। तो अजय देवगन ने अपनी नई फिल्म शुरू कर दी है साउथ के सुपरस्टार आर माधवन के साथ। यह सुनकर अभी भाई को चक्कर आ गए हैं। अभी भाई की समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा उसके करियर का तो क्या होगा। आप अंदाजा लगाइए, अभी भाई की 4 साल से कोई फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई। भाई साहब, रेशमा शेट्टी उसका काम देखती है। रेशमा शेट्टी ने उसको ज्वाइन करने से पहले कहा था कि अभी मैं तुझे सुपरस्टार बना दूंगी, लेकिन रेशमा शेट्टी ने उस बेचारे को स्टार से टीवी स्टार बना दिया है। अभी भाई खेला हो गया आपके साथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की कल शादी हो गई है। लेकिन कमाल यह है कि परिणीति ने कुछ साल पहले ही कहा था कि मैं किसी भी नेता से कभी शादी नहीं करूंगी। Politician? There are too many. There are too many The problem politicians. is I don't want to marry any politician. और फाइनली परी ने एक नेता से ही शादी की, तो इससे फिर यह साबित हो गया कि ये एक्टर्स जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनकी किसी भी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की है। लेकिन जब वहां कैंपेन चालू था तो उस वक्त द केरला स्टोरी रिलीज हुई थी और कर्नाटका में सभी बीजेपी के नेता जोर शोर से कैंपेन कर रहे थे और साथ ही साथ वो फिल्म द केरला स्टोरी का प्रमोशन भी कर रहे थे। और यही वजह रही कि फिल्म द केरला स्टोरी जबरदस्त चल रही है इस वक्त भी। इस फिल्म को पीएम मोदी जी ने भी प्रमोट किया था, योगी जी ने भी प्रमोट किया था, स्मृति ईरानी जी ने भी प्रमोट किया था और बाकी सभी बीजेपी के नेताओं ने प्रमोट किया था। लेकिन उस प्रमोशन से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी की बहुत बड़ी हार हो गई कर्नाटका में। लेकिन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई। वो इस फिल्म से कमाएंगे कम से कम 150 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब, किसी फिल्म को प्रमोट करने से कोई कहीं इलेक्शन नहीं जीत सकता। हां, अगर आप किसी फिल्म का प्रमोशन करेंगे तो उसका जो प्रोड्यूसर है उसकी चांदी हो जाएगी। वो विवेक अग्निहोत्री और विपुल शाह की तरह बुढ़ापे में 150-200 करोड़ रुपए कमा लेगा। तो मैं यही कहूंगा नेताओं से कि भाई साहब, आगे कभी किसी फिल्म का प्रमोशन मत करना, क्योंकि आपको उस प्रमोशन से कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त ड्रामा कर रही थी। अपने हर इंटरव्यू में बॉलीवुड के एक सबसे बड़े सुपरस्टार को घसीट रही थी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि प्रियंका चोपड़ा की कुछ फिल्म या टीवी सीरियल या वेब सीरीज रिलीज होने वाली थी। एक थी सिटाडेल और दूसरी थी लव अगेन। और आप यकीन करें, ये दोनों ही सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। यानी कि प्रियंका चोपड़ा को ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रियंका चोपड़ा को एक सुपरस्टार के नाम पर पब्लिसिटी लेने से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रियंका आंटी, बस अब हिंदुस्तान वालों को माफ कर दो। आप तो हॉलीवुड में चली गई हो ना, अब बॉलीवुड वालों के बारे में क्यों बात करती हो? आपको क्या जरूरत पड़ी है बॉलीवुड वालों के बारे में बात करने की? दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।